एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करें। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस एक से ज़्यादा पर्सन्स मिलके स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो लोग आपस में ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब कि मेन उनका मोटिव बिजनेस स्टार्ट करने का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना। आज हम जो 4th ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिस्कस करने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एक से ज़्यादा पर्सन्स मिलके ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट कर रहे हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका मेन मोटिव होता है कि जो लोग मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर सके। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड में ही क्या है, कॉपरेट, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें हम लोगों को कॉपरेट करते हैं, लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें पर्सन्स वॉलंटरली एसोसिएट कर रहे हैं, पर्सन्स वॉलंटरली अपनी इच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं। किस लिए, ताकि वो एक दूसरे को इकट्ठे होके हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के कॉर्पोरेशन से चलती हैं, जिनमें लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आगे बात करें, अगर जैसे पार्टनरशिप में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 पर्सन्स है। मतलब कि 10 पर्सन्स मिलके ही कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 से कम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू नहीं कर सकते। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पर्सन्स ही हो सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम जितने मर्जी पर्सन्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट था पार्टनरशिप फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का। पार्टनरशिप फर्म्स को हम रजिस्टर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर करवाते थे, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता था। पार्टनर्स की मर्जी है, अगर वो रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि उनको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है, इसलिए इजीली फॉर्म हो जाती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लोगों को कोऑपरेट करने के लिए, लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म की जाती है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर है वॉलंटरली एसोसिएशन। डेफिनेशन में भी हमने ये वर्ड पढ़ा, वॉलंटरली एसोसिएशन। वॉलंटरली एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जो भी पर्सन्स, जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से वॉलंटरली ज्वाइन कर रहे हैं। किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, या फिर आप किसी के भी साथ जबरदस्ती करके उसे इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल नहीं सकते। अपनी मर्जी से लोग ज्वाइन करते हैं और अपनी मर्जी से ही लोग लीव भी करते हैं। तो वॉलंटरली एसोसिएशन होती है पर्सन्स की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास लीगल स्टेटस। जब हम लीगल स्टेटस की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो लीगल स्टेटस में उसकी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी और ऑनर की एंटिटी की बात की जाती है कि ऑनर की एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी सेपरेट है या फिर सेम है। देखो, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कस किया था कि बिजनेस और ऑनर की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट नहीं होती, सेम होती है।
मतलब कि बिजनेस और ऑनर को हम एक ही मान के चलते हैं। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो एंटिटी है वो उसके मेंबर से डिफरेंट होती है। मतलब कि अगर आपको कल को केस करना है या फिर कोई भी लीगल एक्शन लेना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगेंस्ट, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट ही एक्शन लोगे, उसके मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ऑनर के अगेंस्ट ही एक्शन लेते थे, बिजनेस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। तो जब आप रजिस्टर्ड करवा देते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो एंटिटी है, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एक अलग पर्सन मानते हैं और जो भी मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम एक अलग मेंबर मान के चलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का लीगल स्टेटस क्या है कि वो एक सेपरेट एंटिटी है उसके मेंबर से। थर्ड फीचर है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मेंबर्स बस अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तक ही लायबल होते हैं, उसके अलावा उनके पर्सनल एसेट्स हम यूज नहीं करते कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक ए मेंबर है, उसने 2 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो ए 2 लाख रुपए तक ही लायबल होगा लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। उसके अलावा ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। मतलब कि ए के पर्सनल एसेट्स हम यूज नहीं करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। फोर्थ हमारा फीचर है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंट्रोल इलेक्टेड मेंबर्स के हाथों में होता है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वोटिंग करवाई जाती है और वोटिंग सिस्टम थ्रू एक इलेक्टेड कमिटी, मतलब कि कुछ मेंबर्स चूज किए जाते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सारी मैनेजमेंट और कंट्रोल देखते हैं। तो कंट्रोल इलेक्टेड मेंबर्स के हाथों में होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग सिस्टम के थ्रू हम इलेक्टेड कमेटी चूज करते हैं, तो वोट देने का जो राइट है वो सभी मेंबर्स के पास इक्वल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, अगर कोई पर्सन कम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके पास कम वोटिंग राइट होंगे। नहीं, सबके पास इक्वल 1 मैन 1 वोट सिस्टम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं? ताकि हम मेंबर्स को कोऑपरेट कर सके, मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि मेंबर्स को सर्विसेज हेल्प प्रोवाइड करना होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव सर्विस मोटिव होता है। तो फीचर समझ आए? क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है वॉलंटरली एसोसिएशन होती है मेंबर्स की। सेकेंड फीचर है लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसके मेंबर्स से। थर्ड फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की। फोर्थ, कंट्रोल इलेक्टेड कमिटी के हाथों में होता है। फिफ्थ, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी मेंबर्स के पास। लास्ट, सर्विस मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, मेंबर्स को हेल्प करना, कोऑपरेट करना इनका मेन मोटिव होता है। फीचर्स के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहला मेरिट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। अभी हमने फीचर्स में डिस्कस किया कि इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं सभी मेंबर्स के पास। तो जो भी इलेक्टेड कमेटी हम चूज करते हैं कंट्रोल के लिए, तो उसको चूज करने में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि इक्वालिटी होती है वोटिंग सिस्टम में। सेकेंड मेरिट है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने फीचर्स में डिस्कस किया कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए एक एडवांटेज बन जाती है कि उनके पर्सनल एसेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट मेरिट है हमारे पास स्टेबल एग्जिस्टेंस। लीगल स्टेटस में हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एक अलग पर्सन मान के चलते हैं उसके ऑनर से। तो अगर किसी भी मेंबर को कुछ हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल रहती है। नेक्स्ट मेरिट है हमारे पास इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं नेचर में। मतलब कि एक एग्जांपल से समझते हैं,
जैसे कि कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, अब वो प्रोडक्ट आगे होलसेलर को सेल करेगी, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करेगा, होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करता है, रिटेलर आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। जब कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, डायरेक्टली कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स परचेज कर लेती हैं, जिससे उन्हें जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम रेट में, मार्केट से कम रेट में मिल जाते हैं। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इकोनॉमिकल होती हैं नेचर में। तो ये भी इसकी एडवांटेज है कि इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट मेरिट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर हम कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि टैक्स में से छूट मिल जाती है, या फिर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, या फिर कम रेट में, कम इंटरेस्ट पे लोन्स भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। तो ये हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, तो ये हमें एक एडवांटेज मिल जाती है। नेक्स्ट मेरिट है ईजी टू फॉर्म। हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। कंपलसरी तो है रजिस्ट्रेशन, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजिली रजिस्टर हो जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसलिए इसकी फॉर्मेशन ईजी है, तो ये भी इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट मेरिट है ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, चाहे किसी भी रिलीजन का, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इस कास्ट या इस रिलीजन के पर्सन ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। तो क्या क्या मेरिट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? सबसे पहले इक्वालिटी होती है वोटिंग राइट्स में। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। थर्ड स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। फोर्थ इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है इनकी। फिफ्थ सपोर्ट मिलता है हमें गवर्नमेंट से। सिक्स्थ ओपन मेंबरशिप होती है। एंड लास्ट है कि इजी टू फॉर्म, इजी फॉर्मेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। जो कैपिटल है वो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। मतलब कि मिनिमम आपको 5 लाख या 10 लाख रुपये कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी, फिर ही आप मेंबर बन सकते हो। ऐसी कोई भी अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। सभी मेंबर्स अपनी मर्जी से कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस वजह से हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास फंड्स लिमिटेड रहते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल जो होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो कौन देखता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही देखते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं वोटिंग में। तो वो मेंबर्स इतने स्पेशलाइज नहीं होते, जिस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होती है। और दूसरी ओर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फंड्स भी लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल पर्सन्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सारे मेंबर्स खुद ही, इलेक्टेड मेंबर्स खुद ही कंट्रोल देखते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सीक्रेसी कम होती है, क्योंकि जो भी डिस्कशंस होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, वो ओपनली होती हैं सभी मेंबर्स के बीच में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सीक्रेट मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। मेरिट्स में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट से हमें इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, जैसे सब्सिडीज़, कंसेशंस वगैरह। तो जब गवर्नमेंट हमें इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी हमारे बिजनेस में ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है हमारे बिजनेस पे। तो ये भी एक लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। नेक्स्ट डीमेरिट है डिफरेंस इन ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। बहुत सारे लोग होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स, तो जिसकी वजह से सबका ओपिनियन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग ओपिनियन की वजह से उनमें एक कन्फ्लिक्ट अराइज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। 5 लिमिटेशंस है। सबसे पहली कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल लिमिटेड होती है। सेकंड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। थर्ड, लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती।
गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड लास्ट है, ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह से कन्फ्लिक्ट और आइज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। तो फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितने तरह की होती हैं? सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब कि कंज्यूमर्स मिलके इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो कंज्यूमर्स को हेल्प प्रोवाइड करना होता है। हेल्प जैसे कि कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करना और अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करती हैं। जो भी होलसेलर, रिटेलर, मिडल मैन्स होते हैं उनको ये लोग एलिमिनेट करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड परचेज करके कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं और अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंज्यूमर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उनको अच्छी गुड्स कम रेट पे प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म की गई हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इस तरह की और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिकली पर्पस होता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प प्रोवाइड करना। जैसे कि कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन्हें रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनके जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं मिल पाती, मतलब कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इन सभी चीज़ों का बेनिफिट्स नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास फंड्स कम होते हैं। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स एक साथ आकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, मटेरियल्स, मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स एक दूसरे को अवेल कराने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स एक साथ आकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं ताकि वो सभी लोग एक दूसरे की रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेल कराने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो बेसिकली इस सोसाइटी का क्या काम है कि प्रोड्यूसर्स को हेल्प प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह की। थर्ड है हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल वगैरह की हेल्प प्रोवाइड करती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो स्मॉल सेलर्स होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट प्रोवाइड करती है। देखो जैसे जो बड़े सेलर्स होते हैं वो तो एडवर्टीजमेंट वगैरह मीडियम यूज़ करके अपना प्रोडक्ट ईजिली सेल कर देते हैं, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके पास फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बियर नहीं कर पाते और उनको मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ऐसे बिजनेसमैन को हेल्प करती है अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए। बेसिकली ये सेलर्स को एक मार्केट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना प्रोडक्ट इजीली सेल कर सके। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सोसाइटीज़। बैंक से अगर स्मॉल बिजनेसमैन लोन्स लेते हैं तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन पे वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ जो होती हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में सभी मेंबर्स फार्मर्स होते हैं और इस तरह की सोसाइटीज़ फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म की जाती हैं। किसी भी फार्मर को अगर फार्मिंग में कोई दिक्कत आती है, कोई पेस्टिसाइड्स को लेकर या फिर सीड्स, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी फार्मर्स को उस तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। बेसिकली ये एक सोसाइटीज क्या करती है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके अपने मेंबर्स को उन बिल्डिंग में से फ्लैट्स सेल करती हैं इंस्टॉलमेंट्स पे और इजी टर्म्स पे,
और अगर कोई मेंबर अपना इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो उसको अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बेसिकली किसी भी मेंबर को अगर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, हाउसिंग में हेल्प चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प चाहिए, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमें हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स डिस्कस की हैं वो किस तरह की हेल्प हमें प्रोवाइड कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बेसिस पे क्लासीफाई की गई है। देखो, अगर हम कंज्यूमर्स को हेल्प कर रहे हैं तो वो होगी हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो वो होगी हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम सेलर्स को मार्केट में गुड्स सेल करने में हेल्प कर रहे हैं तो वो होगी हमारी मार्केटिंग सोसाइटी। अगर हम बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की हेल्प कर रहे हैं तो वो होती है हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। फार्मर्स की हेल्प के लिए अगर आपने सोसाइटी फॉर्म की है तो उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। और लास्ट में है, अगर आप हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो मेंबर्स को तो उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसी के साथ हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम अकाउंट मेंशन्ड है, आप वहाँ पे भी हमें मेंशन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।